उस समय डकैतियाँ और लूट यही डोमिनेंट क्राइम हुआ करता था और जिसके कारण समाज उद्वेलित हो जाता था। वो ये कि क्राइम को अगर रोकना है तो लुक फॉर द ब्लैक मनी बिहाइंड क्राइम। वो टाइम बेसिकली सेइंग इज आईपीएस बनता है अपनी बुद्धि से। जी। और बेतिया में जब गया तो वहाँ किडनैपिंग गलोर था, मतलब अंत नहीं होता था किडनैपिंग का। एक-एक दिन में 2-2 3-3 किडनैपिंग। तो एक्चुअली हम अपसेट हो गए थे कि पता नहीं इसका क्या होगा। मोदी जी का सभा गांधी मैदान में होने वाला होता है और एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है। सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट होता है बेसिकली। जो हुआ वो तो टीवी पर दिखा, हुँ। ब्लास्ट लाइव चल रहा था जी। टीवी पे। आप आनंद सर दोनों मिल कर के आपने सुपर 30 स्टार्ट किया था। आपका कहीं न कहीं वहाँ पर कुछ रोल दिखेगा, बट वो दिखा नहीं कहीं। इस पूरे मूवी में जहाँ पर वो पढ़ाई होती थी सुपर 30 जी। की, उसका एक भी शॉट नहीं है। हमारा पर्पस है कि हम जो भी वीडियो लेकर आएँ वो आपके लिए नॉलेजेबल और इंसाइटफुल हो। इसके लिए हमें आपकी हेल्प की ज़रूरत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग नॉलेजेबल हों। सर वेलकम टू द शो। थैंक यू। कैसे हैं आप सर? बिल्कुल सही। अभी तो बहुत फुर्सत में होंगे आप। एकदम 10 साल से टेंशन में नहीं। 10 साल से टेंशन में नहीं है। ओके। सर आप 1977 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। अ, आपने बहुत सारे डिकेड्स देखा है पुलिस डिपार्टमेंट में रहते हुए। 80s, 90s, 2000 क्या कुछ की माइलस्टोन्स आपने या की मोमेंट्स कही एक तरीके से आपने ऑब्जर्व किया है थ्रू आउट योर करियर? जब मैंने जॉइन किया था पुलिस की नौकरी, बिहार में खास करके, जी। तो द क्राइम व्हिच डोमिनेटेड एवरी अदर क्राइम यूज्ड टू बी dacoities एंड robberies, इन 80s। इवन बिफोर। 80s में भी ये डोमिनेट किया था और मैंने जब जॉइन किया तो 78 79 जी। ट्रेनिंग में था, उस समय पे देखा मैंने। डकैतियाँ होती थीं और जम के होती थीं। रोड होल्डअप्स तो पराकाष्ठा हो जाती थी। डकैती विथ मर्डर को 396 कहते थे उस समय आईपीसी में। जी। अगर 396 हो गया तो द वर्ल्ड वुड शेक। ओके। अगर गांव में भी डकैती के साथ मर्डर हो गया तो पूरी दुनिया हम लोग की हिल जाती थी। जी। उस समय डकैतियाँ और लूट जी। यही डोमिनेंट क्राइम हुआ करता था और जिसके कारण समाज में समाज उद्वेलित हो जाता था। मैंने अपने करियर के अर्ली पार्ट्स में इसको समझने की कोशिश की, ये होता ही क्यों है? व्हाई सच क्राइम्स? एंड देन आई रियलाइज्ड कि ये फन के लिए तो नहीं होता है। क्रिमिनल्स को इसमें मज़ा नहीं आता है। ये उनका प्रोफ़ेशन हो गया है, वो इससे पैसा कमाते हैं और इनके पीछे भी कुछ लोग होते हैं जो पैसा कमाते हैं। तो टू कट इट शॉर्ट, क्राइम जनरेट्स ब्लैक मनी हुँ। एंड ब्लैक मनी इन टर्न फ्यूल्स क्राइम। ये दोनों के बीच में काला धन और अपराध, एज़ क्रूड एन अपराध एज़ हुँ। डकैती, इसमें एक अनुनाश्रय संबंध है। लेटर ऑन जब मैं ग्रो किया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, डेकेड्स ऑफ 80s 90s, आई रियलाइज कि व्हाई ओनली डकैती, इवन कम्युनल वायलेंस में इकोनॉमिक्स आता है। ओके। और इसको मैंने बहुत स्टडी करके समझा। कम्युनल वायलेंस में जिसको कि लोग समझते हैं कि कोई एक धर्म दूसरे धर्म के लोगों को मार रहा है, छुरा मार रहा है या व्हिचएवर वे, उसके पीछे भी इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं।
और अगर इकोनॉमिक फैक्टर्स को टैकल किया जाएगा तो वो क्राइम रुकेगा, कम्युनल वायलेंस भी रुकेगा, और इसको हमने प्रूव करके देखा है, अप्लाई करके देखा है, एंड इट वर्क्स। तो फिर प्रश्न है कि मेरा जो मॉडल आया, मेंटल मॉडल जो हमने क्रिएट किया, वो ये कि क्राइम को अगर रोकना है तो लुक फॉर द ब्लैक मनी बिहाइंड क्राइम। ओके। और वो ब्लैक मनी ही क्राइम को जनरेट कर रहा है। जब क्राइम हो जाता है तो वो फिर ब्लैक मनी जनरेट करता है। ऐसे साइक्लिक प्रोसेस। आपको हम, आपके रीडर्स या व्यूअर्स बहुत कीन हो जाएंगे समझने के लिए कि जो जिसको हमने कम्युनल वायलेंस कहा वो कहाँ आता है, इसके पीछे इकोनॉमिक्स क्या है। यू टेक अप इवन recent cases of जी। communal violence, तो वहाँ एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी का, जी। माइनॉरिटी ही होगा जिसके पास अपनी प्रॉपर्टी हो गई होगी और वो मेजॉरिटी से ज़्यादा पावरफुल हो गया इकोनॉमिकली। ओके। तो एक इच्छा होती है लोगों को कि इसको अगर थोड़ा तंग करें तो ये भागेगा यहाँ से। कम्युनल वायलेंस में भागते हैं लोग, वैक्यूम क्रिएट होता है, और वो वैक्यूम में जो प्रॉपर्टी छोड़ करके भागे वो प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होगा। हम बताएं आपको, एन सिंह कमीशन आया जी। भागलपुर राइट्स पर। जी। भागलपुर राइट्स जो 80s में हुआ था, उस पर एन सिंह कमीशन आया और इसी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने ही इसको सेटअप किया था। ओके। I was just an ADG, but I was asked by the chief minister to be present जब टर्म्स ऑफ रेफरेंस बन रहा था तब। तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस में जनरल होता है रिहैबिलिटेशन, इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस एंड कन्विक्शन, और ये वो यही सब रहता है उसमें। एंड दैट वाज टोटली फॉर द कम्युनल सिचुएशन इन situations के लिए। भागलपुर। कम्युनल राइट्स हो चुके थे। जी। ये बात हो रही है, मैं जो आपको बता रहा हूँ 2005 की बात, सॉरी 6 या 7 की बात है। राइट्स कंप्लीटेड, एवरीथिंग डन। सरकार को इच्छा हुई कि एक कमीशन फिर से बैठाया जाए इस पर, तो कमीशन का टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनना था, सरकार को बनाना रहता है। मुख्यमंत्री जी ने हमसे पूछा कि आपको भी कुछ इसमें ऐड करना है, तो आई सेड हाँ हमको भी ऐड करना है, लेकिन वो पुलिस से रिलेटेड नहीं है। जी। तो उन्होंने ऑब्वियसली हमको कहा कि आप बताइए। हमने उसमें कंट्रीब्यूट किया कि जो रीजंस है immediately after the riots, transfer of property under distress / duress, people who were victimized had to run away. तो वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर हुआ है तो क्या ये डिस्ट्रेस / ड्यूरेस में हुआ है। तो मुख्यमंत्री जी की का पहला रिएक्शन था, हमने बहुत सारे रिपोर्ट्स पढ़े हैं लेकिन ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस तो कहीं नहीं मिला। ये मेरा अपना थियरी है, ये भी चेक हो जाएगा कि सही है कि गलत है। आ गया ये, वो पॉइंट रखा गया और उस पर फाइंडिंग आई, और फाइंडिंग पॉजिटिव है। एन सिंह रिटायर्ड हाई कोर्ट जज थे, उन्होंने फाइंडिंग दी और वो टेबल पर है, हाउस के टेबल पर रखा गया, किसी ने ध्यान नहीं लगाया उस, और उन्होंने होल्ड किया है कि ये प्रॉपर्टी बड़े पैमाने पर ट्रांसफ़र हुआ है। कौन बेनिफिशियरी था, किसके नाम से ट्रांसफ़र हुआ, वही बेनिफिशियरी है उस राइट का। तो ये राइट किसी कम्युनिटी का नहीं हुआ था, वो प्रॉपर्टी का हुआ था। ये चीज़ मैंने इसको, ये तो आप बिहार की बात कर रहे हैं, मुझे भेजा गया था, एक जगह है यूके में, वहाँ राइट्स हुआ था, एथनिक राइट्स। तो हमको भेजा गया था कि देखिए लंदन पुलिस ने, इंग्लैंड पुलिस ने कैसे इसको मैनेज किया। तो हम गए वहाँ, 15 दिन रहे। लास्ट में हमसे पूछा गया वहाँ के
चीफ कांस्टेबल ने पूछा कि डू यू हैव एनीथिंग टू ऐड जेंटलमैन? I said, did you ever study to find out the transference of property after the riots? The same point which Same you had point. considered here. एग्जैक्टली वही पॉइंट। और हमने उनको बताया, उन लोगों ने एकदम बढ़िया इन्वेस्टिगेशन, मतलब इवन बियर कैंस जो खुला था उसका सलाइवा, Oh my उसका God. डीएनए, वंडरफुल इन्वेस्टिगेशन। एक्सपेक्टेड भी था, अगर आप लंदन इंग्लिश पुलिस हैं तो आप बिहार पुलिस है तो बेटर ही इन्वेस्टिगेट कीजिएगा। बट व्हेन आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन दे वर लाइक शॉक्ड कि अच्छा ये कहाँ से बात आ रही है। तो उनका जो डेप्टी था बोला, सर ही इज राइट, यू रिमेंबर वी हैड ए BMW garage owned by this Britisher, he had to run away and who bought that garage? वो पीओके के, वहाँ पीओके के सेटलमेंट है, Okay. जिस पार्ट ऑफ यूके की हम बात कर रहे हैं। और वो लोग गरीब लोग थे, मेजॉरिटी उनकी थी, माइनॉरिटी थी अंग्रेज लोगों की। Okay. और राइट हुआ, फायदे में कौन रहा? जो माइनॉरिटी में था, मारा इनको, निकले ये लोग बाहर, प्रॉपर्टी पूरा ट्रांसफर हो गया, तो फायदे में कौन? तो उसका रिजल्टेंट क्या आया आपके पॉइंट के ये के बाद? दे नोटेड इट डाउन कि इसको हम लोगों ने तो देखा ही नहीं। तो आप सिर्फ पकड़ रहे हैं स्टैब करने वाले को, लट मारने वाले को। तो लठ मारने वाले को पकड़ना है, इसी के लिए हम बने हुए थे। या मेरा रोल है कि उसके लॉजिक, उसके पीछे वो क्या कर रहा है, क्या दिमाग लगाया है, ये पकड़ना मेरा काम। जो रूट कॉज था उसका। अल्टीमेटली ये आईपीएस की नौकरी बुद्धि के लिए बनी है जी। इसको लोगों ने बना दिया है ताकत की नौकरी। गोली चलाओ, लाठी चलाओ, पकड़ो, इसी को लोग बोलते हैं रुतबा बहाल कीजिए पुलिस का, तो गुंडागर्दी करवाइए उससे। तो 80s के दौर में आप बता रहे थे कि डिकॉट्स का यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये था, फिर वो कैसे ग्रेजुअली कम हुआ और क्या चेंजेस फिर आप देखते हैं उसके बाद? इनिशियली जब हम ज्वाइन किए तो जैसे सब लोग दौड़ते भागते थे वैसे हम भी दौड़ रहे थे। फिर हमको लगा कि तो हम दौड़ते दौड़ते थक जाएंगे इन लोगों के पीछे। तो कोशिश हमने की, जो जिस लॉ के लूप होल्स का एडवांटेज उठा उठा के ये लोग बार बार जेल से बाहर आ जाते थे, तो इनके बेलर्स को हमने हिट करना शुरू किया। ओके। जमानतदार जिसको कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं। कौन जमानतदार बना, क्यों बना, आप उसके पिताजी हैं, और अगर नहीं है तो आपका क्या इंटरेस्ट है उससे। आपने जो प्रॉपर्टी अपना दिखाया है कि हम श्योरिटी हैं, तो इतने रुपए का मेरे पास प्रॉपर्टी है, गाय भैंस बैल जो भी रहता है। और देन आई फाउंड कि वो गलत है। इवन फेक बेलर्स आम हो गया था, फेक बेलर। तो हमने उसका पीछा किया जो पुलिस नहीं करती थी नॉर्मली। तो वकील साहब लोग उसमें आ गए, चूँकि सर्टिफाई वही करते थे। बाद में सुनते हैं कि वकील साहब लोगों को एग्जेम्प्ट कर दिया गया, तो उनके क्लर्क लोग सर्टिफाई करते हैं। बट एनीवे, मधेपुरा की बात है 1981। हमने वेरीफाई करना शुरू किया और बहुत सारे फेक बेलर्स मिले। वकील लोगों पर हमने पिटीशन दिया सीजीएम के यहाँ, क्योंकि 195 सीआरपीसी में कंप्लेनेंट जो है वो सीजीएम ही बन सकते हैं। चार्जशीट पर कॉग्निजेंस नहीं होता है 471 आईपीसी का। तो हमने सीजीएम क्या रिक्वेस्ट किया कि आप कंप्लेनेंट, आपको बनना है, आप बनिए जल्दी और इन पर कॉग्निजेंस लीजिए वकील साहब पर। तो सीजीएम वकील से कभी झंझट नहीं कर सकते, लेकिन उनके पास ऑप्शन भी नहीं बच गया, इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस हम दे रहे थे। तो उन्होंने सबको शोकॉज किया और वकील लोग देखे कि फैक्ट्स में हम लोग फंस गए हैं बुरी तरह। तो उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि गलती हो गई, आप भविष्य में नहीं करेंगे। तो सीजीएम साहब ने बरी कर दिया। आई इमीडिएटली वेंट टू द डिस्ट्रिक्ट जज। ऐसे जब ट्रायल ही नहीं हुआ है तो बरी करने की बात कहाँ से आ गई? पहले ट्रायल करें, सजा में माफ़ कर दें, लेकिन कन्विक्ट तो करना पड़ेगा। केस रिमांड हो गया
और जब रिमांड हुआ तो वकील लोगों को दिक्कत होने लगी कि अब तो कहीं लाइसेंस मेरा कैंसिल नहीं हो। एंड इमीडिएटली उन लोगों ने हाथ जोड़ करके शुरू किया मेरे पास कि परसू मत कीजिए, ऐसे एक ही शर्त है कि आप डकैती वाले केसेस में सर्टिफाई नहीं कीजिएगा। उसके अलावा जो जो केसेस है उसमें कर लीजिए, हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल क्राइम में कीजिएगा तब हम परसू करेंगे। दे एग्रीड और उसके बाद से बेलर ही नहीं मिल रहा था लोगों को। डकैती में सुप्रीम कोर्ट से भी बेल हो जाए तो बेलर नहीं मिल रहा था। तो ये अकल की बात हुई जी। तरीके से बिना रेड किए हुए। और आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मेरा ट्रांसफर हुआ तो बार से एसपी को फेयरवेल मिला था। बाढ़ से एसपी को फेयरवेल मिला था, मतलब बार मतलब हुआ है बार, बार। ओके, बार। बार से एसपी को फेयरवेल मिला और रीजन उन्होंने दिया कि आपने किसी को पर्सनली नहीं हिट किया, यू हिटेड द सिस्टम, सिस्टम में गलती थी, आपने उसको पकड़ा और यू हिट एट इट और उसका एडवांटेज आपको मिला। आपने किसी को इंडिविजुअली नहीं पकड़ा था और ना आप किसी का पीछा कर रहे थे इसलिए कि आप उसको डिसलाइक करते थे, ऐसा कुछ नहीं। जो आया सामने में वो हुआ। तो आज भी आप जाइएगा मधेपुरा में तो पीपल इन द बार, जो बूढ़े एडवोकेट लोग हैं, वो कहेंगे कि तो हुआ था। और एकदम क्राइम लेवल डकैती का 0 पर आया, एब्सोल्यूट 0। तो मेरे डीजी जो थे उन्होंने भेजवाया एक टीम सीआईडी का कि जांच करके बताओ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हो रहा है और रजिस्टर नहीं कर रहा है। आई यूज्ड टू बी अ वेरी यंग एसपी, तो इन लोगों को लगा कि शायद ये सब भी कर रहा हो। तो वहाँ से रिपोर्ट आया सीआईडी का, पटना से भेजी हुई टीम थी, कि नहीं एक्चुअली नहीं हो रहा है। एंड देन देयर वाज अ लेटर फ्रॉम द डीजीपी कि आप एसपी मधेपुरा ने ये किया है, आप चेक कीजिए, आप भी अपने तरफ कुछ इसी तरह की चीज़ कीजिए। बिना एग्रेशन के आ गया, जगह पर आ गया। व्हाट आई एम बेसिकली सेइंग इज आईपीएस बनता है अपनी बुद्धि से। जी। वो सोचता है, ये इसके लिए नहीं बनता है कि दौड़ाओ। तो कितना दौड़ाइएगा, आपके पास भी तो उतनी ही एनर्जी है, आपके पास कोई 4 हाथ पाँव तो नहीं है। तो जब डकैती का दौर खत्म हुआ तब हम देखते हैं कि किडनैपिंग का दौर स्टार्ट होता है, एक्सटॉर्शन का दौर स्टार्ट होता है। उसको आपने कैसे टैकल किया उस किडनैपिंग मैंने पहली बार फेस किया बेतिया में। जी। 1991 में बेतिया भेजा गया और बेतिया में जब गया तो वहाँ किडनैपिंग गलोर था, मतलब अंत नहीं होता था किडनैपिंग का। एक एक दिन में 2-2 3-3 किडनैपिंग होता था। तो एक्चुअली हम अपसेट हो गए थे कि पता नहीं इसका क्या होगा। एंड दे यूज्ड टू कॉल इट किडनैपिंग फॉर रैंसम। तो हमने जब 2-3 केसेस देख लिया 10 दिन के अंदर में, तो आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू माई सेल्फ, इसको रैंसम क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस व्यक्ति का किडनैपिंग होता था वहाँ, वो सब एवरेज स्कूल टीचर्स होते थे। अच्छा, ओके। एवरेज स्कूल टीचर्स या छोटा छोटा किसान जो नहीं दे सकता था, बहुत रैंसम नहीं दे सकता। ये क्वेश्चन मार्क मेरे मन में आ गया कि क्यों कर रहे हैं। एंड देन व्हाई डू यू कॉल इट रैंसम? कोई लाखों लाख रुपया तो मिल नहीं रहा है। एंड व्हेन आई लुक्ड इनटू इट तो हमको समझ में आ गई बात। फिर वही इकोनॉमिक्स है, थोड़ा सा डिफरेंस था उसके एंगल में। एंगल ये था कि वहाँ 4 मेजर सोर्सेज ऑफ ब्लैक मनी थे उस डिस्ट्रिक्ट में। एक था गन्ना का चालान, अच्छा, दूसरा था माइनिंग, इलीगल माइनिंग ऑफ चिप्स, तीसरा था इंटरनेशनल बॉर्डर पर स्मगलिंग, और चौथा था इलीगल फेलिंग ऑफ ट्रीज। प्रिस्टीन फॉरेस्ट है, इलीगल फेलिंग हो रहा है। ये 91 की बात है। 91 की बात। व्हेन आई लुक्ड एट इट आई फाउंड कि ये करने वाले लोग अपेरेंटली लगते हैं कि अलग अलग हैं, लेकिन ये सब जो किडनैपर गैंग्स के लीडर्स थे उन्हीं के कंट्रोल में ये एक्टिविटी थी। ये किडनैपिंग लोग करते थे टेरर क्रिएट करने के लिए। ओके।
और उनका मेन एम था कि ये चारों एक्टिविटी पर उनका कंट्रोल हो जाए, तो पैसा इससे आता था और टेरर क्रिएट करते थे वो किडनैपिंग कर मीन्स वो टूल था उनका टूल बेसिकली। था। तो ये समझने में हमको करीब 15 दिन लगा। जब एक बार बात समझ में आ गई तो ऐसे हम क्यों किडनैपर के पीछे दौड़ेंगे, हम ये इलीगल एक्टिविटी के पीछे लगेंगे। और जब हमने उसको शुरू किया करना तो समय आई मीन आराम से बात समझ में बट वो दौर बहुत लंबा चला सर, जब आप किडनैपिंग की बात करते हैं या रैंसम की बात करते हैं, वो बहुत लंबा दौर था। वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब तक मेरे पहले वो लंबा दौर था, इसलिए कि लोग टिपिकल था किडनैप किया, किडनैपर के पीछे दौड़ो, फिर वो गन्ना के खेत में घुस जाएगा, फिर पहाड़ में चला जाएगा तो वहाँ चले जाओ, तो फायरिंग होगी, बहादुरी हो जाएगी, रिजल्ट नहीं निकलेगा। और क्या उस वक्त की गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करती थी इन सब चीज़ों को? क्योंकि एक धारणा ये भी बन के आता है कि गवर्नमेंट के सपोर्ट के बिना आप कोई भी क्राइम नहीं कर सकते। देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट बताता हूँ, एसपी के रैंक में मुझे किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, कानून के सपोर्ट की ज़रूरत है। जी। और कानून को ऑपरेट करना मुझे आता है। इतनी पढ़ाई हमने की है और इतनी अंग्रेज़ी हम समझ सकते हैं कि कानून को कैसे चलाया जाए, वो आता है। डीजीपी जब आदमी बनता है ना, एक ही आदमी बनता है, और जब बन जाता है तो उसका फिर 2 पार्ट हो जाता है। एक होता है क्राइम को रखो ठीक, जी। वो पार्ट उसका अपना है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। दूसरा पार्ट है कि विभाग के लिए तुमको जो रिसोर्सेज चाहिए, उसके लिए तो हाथ जोड़ना होगा सरकार के। पैसा तो वही देगी। आई कैनॉट अर्न मनी फॉर माई सेल्फ एज द डीजीपी। उसके लिए हमको जानना होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जब डीजीपी था तो मैंने एक बड़ा बीड़ा उठाया था कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को नेशनल लेवल का बना दूंगा, ज़ीरो से। ज़ीरो लेवल पर था वो। तो उसमें हमको पैसे की ज़रूरत पड़ रही थी, ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ रही थी। हमने उसको जब बनाना शुरू किया तो आई गॉट द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट नहीं सपोर्ट करती तो हम सिवाय रोने के और कुछ नहीं कर जी। सकते। मेरा जो एफर्ट होता था क्राइम को चेक करने में, वो एफर्ट भी अफेक्टेड हो जाता। बट सरकार ने मदद की फॉरेंसिक में, तो रिजल्ट भी मिल गया उसका। मेरा एक सवाल इस पे था कि बिहार जैसे स्टेट में आपके दिमाग में फॉरेंसिक लैब स्टार्ट करने का आया कैसे आइडिया कि इसकी ज़रूरत है, और आपने उसके लिए मशीनरी कैसे आपने रेडी की? क्योंकि यहाँ पे तो था ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता था। एक ये नहीं कह सकते हैं, नाम के लिए तो था ही था। नाम के लिए था। नाम के लिए था, और उसमें कुछ था नहीं। न ह्यूमन रिसोर्स था, न टेक्निकल रिसोर्सेज था। लेकिन चूंकि बैकग्राउंड मेरा साइंस का था और मैं जानता था कि ट्रायल्स के दौरान ये जो गवाहियाँ होती हैं ना, जी। गवाह नंबर 1 राम सिंह वल श्याम सिंह ने कहा कि मैं जब जा रहा था उधर से तो देखा कि प्रद्युमन सिंह मार रहे थे गोली। जी। कोई गवाही है ये? हम्म। आज ये बोलेंगे, कल जाके दूसरे कोर्ट में कुछ दूसरी बात बोल देंगे, एसपी के सामने कुछ बोलेंगे, डीआईजी के सामने कुछ और बोल देंगे। जी। तो हम तो कहेंगे तुम कुछ मत बोलो, चुपचाप बैठो। सारा और कुछ हम निकलवा लेंगे। मुंह से हम नहीं नहीं निकलवाएंगे। नहीं, मीन्स थ्रू टेक्नोलॉजी, थ्रू साइंस। अब आपको हम बताएं, एक आदमी गोली मारा है तो गन पाउडर इस पर आता है, जी। और ये गन पाउडर 2-3 दिन तक तो साफ नहीं होने वाला है। अच्छा। आप साबुन लगा के साफ कर लीजिए, नहीं साफ होगा, ट्रेस उसका रहेगा। तो हमने उसका भी किया है कि इस पर आदमी अगर पकड़ा गया 2 दिन के अंदर भी, और हमको सस्पिशन है कि उसी ने गोली चलाई है, तो आई विल गेट अ स्वैब फ्रॉम हियर एंड आई कैन प्रूव कि इस पर वही गन पाउडर है कि नहीं जो बंदूक से मिला था। ये एविडेंस रिलायबल होगा या वो मुंह से बोल देगा? यहाँ आजकल न्यूज़ में चलता रहता है, और उन्होंने स्वीकार कर लिया है पुलिस के सामने। अब इससे ज़्यादा
बेकार चीज एविडेंस के पॉइंट और ऑफ बाद व्यू में से जब कोर्ट में जाते हैं तो वो पलट जाते हैं कि नहीं, पुलिस ने जबरदस्ती करके नहीं भी मुझसे पलट बुलवाता है। जाएगा तो वो कन्फेशन मेड बिफोर अ पुलिस ऑफिसर है, कोई अर्थ नहीं है उसका। एंड आई हैव नेवर बिलीव्ड कि किसी को पकड़ के वो बोल दिया सर गच लिया, सर क्या गच लिया? अगर एविडेंस आप नहीं गैदर कर पाए तो क्या गच लिया? ओरल एविडेंस इज नो एविडेंस। हम लोग की सीआईडी डिपार्टमेंट एक्चुअली वैसे काम करती है जैसे हम लोग सीआईडी सीरियल्स में देखते हैं? नहीं, आई वुड स्टिल से कि अप टू द, हालांकि सीआईडी एफएसएल सीआईडी में ही है, थोड़ा सा बेटर है, दे टेक देयर ओन टाइम, बट बहुत सेटिस्फैक्ट्री तो नहीं है इट हैज टू। सर कहाँ लैग कर रहे हैं हम लोग, क्यों नहीं वो इतना इफिशिएंट है? सब कुछ होगा उनके पास फिर भी? नहीं, ऐसा नहीं है। एक तो कि जो हमारे आईओज हैं वो प्रेफर करते हैं थाना में रहना, बहुत कम आईओज हैं जो कि सीआईडी में आना चाहते हैं। और सीआईडी में भी आपको एज वाइज आप देखिएगा थोड़ा एजेड लोग रहते हैं, टू दैट एक्सटेंट उनका एनर्जी लेवल वैसा। लेवल बहुत नीचे चला जाता है। सर आपने स्पीडी ट्रायल के बारे में बताया, आपने स्पीडी ट्रायल को भी लेकर के एक क्या उसको बोलेंगे हम, आपने एक इनिशिएटिव लिया बेसिकली, जिसमें आपने बहुत सारे प्रिजनर्स थे, वो 1178 प्रिजनर्स और समथिंग कुछ थे, जिनका आपने स्पीडी ट्रायल करवा करके आपने उनका उनको सजा दिलवाया था। मच मोर देन 1178, मच मोर देन दैट। मच। ओके, हम हमारे रिसर्च में एक्चुअली 1178 का नंबर आया, तो उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे सर आपसे। ये आइडिया मूलतः उस समय आया जब सरकार के मुखिया ने 2005 में ये जिम्मा दिया मुझ पर कि आप क्राइम कंट्रोल करा दीजिए। ओके। और एक सेंटेंस आया उस समय कि पुलिस का रुतबा अगर बहाल हो सके तो क्राइम चेक हो जाएगा। Somehow I have never believed in this theory कि पुलिस का रुतबा होता है। पुलिस का रुतबा और वर्दी की गुंडागर्दी में बहुत अंतर नहीं है। रुतबा होता है कानून का और उसको इम्प्लीमेंट करती है पुलिस, दोनों में बहुत डिफरेंस। इसको समझने की जरूरत थी, जो हमने मुख्यमंत्री जी को कह दिया था कि ये नहीं होता है, हम कानून के थ्रू करेंगे और हमको कानून को कैसे चलाया जाता है ये समझ में आता है। उसी समय वो थॉट, हालांकि हमने एक्सप्लेन नहीं किया था उस समय, बट ये थॉट क्लैरिटी के साथ आ गया था। नालंदा में जब मैं एसपी था तो एक केस में स्पीडी ट्रायल, रंगदारी का केस था, हमने किया और कराया और फैबुलस रिजल्ट्स आया। तो ये कब की बात है सर? नालंदा में 1989, और ये रिजल्ट बहुत अच्छा आया था। आई सेड ये पूरे स्टेट भर में किया जा सकता है, बट बहुत लोगों को ये क्लियर नहीं हो रहा था कि कैसे होगा। इनफैक्ट पुलिस में भी लोगों को संदेह बहुत था कि उनको लगता था कि हमारा काम है चार्जशीट फाइल करना, हम कर देंगे, उसके बाद तो मेरा कोई रोल ही नहीं है। ऐसे आपको हम करके दिखाते हैं कि क्या रोल है। ये बेसिकली जो है ना, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अगेंस्ट में फाइट, ये है रिले रेस, 4x100। फर्स्ट रनर इज द लेजिस्लेचर, जो कानून बना करके पुलिस को हैंड ओवर कर देती है कि ये बेटन अब आपका हुआ, अब आप चलिए। तो सेकेंड रनर उस रेस में पुलिस है। पुलिस जब पूरा करके बेटन हैंड ओवर करती है जुडिशरी को, जुडिशरी फिर रन करती है रेस अपना, और तब वो जाता है रिफॉर्मेटरी के पास, विच मीन्स जेल। जेल काटने के बाद जब व्यक्ति निकलता है तो वो फिर वापस लूप में आ जाता है। सिटीजन हो गए, अब आप सब चीज़ कंप्लीट आपने कर लिया है, अगर फिर क्राइम कीजिएगा तो फिर उसी साइकिल में चलिएगा। तो
पुलिस का रोल है सेकंड रनर का। दिक्कत ये हो जाती है कि पॉलिटिशियंस, पब्लिक, मीडिया सब लोगों को लगता है कि पुलिस का काम है चारों रेस दौड़ना। जुडिशरी का भी रेस एनकाउंटर कर दिए तो आप तो जुडिशरी बन गए। अपने मन से कुछ नया नया कानून बना ले रहे हैं तो आप लेजिस्लेचर का काम कर रहे हैं। और ये हमने पुलिस में दिखाया कि रन योर रेस, डोंट रन द रेस ऑफ अदर्स बट रन योर रेस द बेस्ट। मोदी जी का सभा गांधी मैदान में होने वाला होता है और एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है, सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट होता है बेसिकली। सर उस घटना के बारे में बताइए कि क्या हुआ था और कैसे हुआ था और आपका क्या उस पे कंक्लूजन है? जो हुआ वो तो टीवी पर दिखा, हम लोगों को दिखा, लाइव था, ब्लास्ट लाइव चल रहा था जी। टीवी पर। एंड आई वाज द डीजी पुलिस एंड एंड रिजल्ट में ये था कि बाय द टाइम द सभा एंडेड, उसमें उतनी ही देर में लॉ एंड ऑर्डर भी हैंडल किया हमने, उतनी ही देर में इन्वेस्टिगेशन भी कराया 4-5 घंटे के अंदर में, उतनी ही देर में झारखंड से अक्यूज लोग भी पकड़े गए टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करके। ये सब उतनी ही देर में हुआ। उसी दिन जब वो बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा था उसी समय इन्वेस्टिगेशन भी हुआ। झारखंड में हटिया से आईडीज रिकवर हुए, सेम आईडीज, वही स्टोर था उनका। और ये सब 4-5 घंटे में ही, जब केओस था उस समय हम लोगों ने किया इसको। आई वॉज हेडिंग द टीम, मेरे ऑफिसर्स बैठे हुए थे, टेक्निकली हम यहीं से, मेरे पास वो इंस्ट्रूमेंट्स थे जिससे कि हम लोगों ने डिटेक्ट किया कि ये है रांची से। और तो आप सोचिए कि कितना शांत मन से करना पड़ा होगा। जबकि यहाँ पे एक वीवीआईपी आए हुए हैं, उनका भाषण चल रहा है, सामने ब्लास्ट हो रहा है, और वो भी एक जगह नहीं, स्टेशन पे पहला ब्लास्ट हुआ था। स्टेशन पे पहला हुआ, उसके बाद तो 6-7 ब्लास्ट गांधी मैदान में हुआ, अब हमको याद भी नहीं है 6-7 से कम नहीं हुआ था। एलिफेंस्टन सिनेमा से मेरे माइंड में एक पिक्चर था बहुत क्लियर, गांधी मैदान में जो अरेंजमेंट था मेरा, उसमें बहुत क्लियर पिक्चर था कि क्या हो सकता है, व्हाट इज द अल्टीमेट दैट कैन हैपन। और वो पिक्चर अपने माइंड में हम रखे हुए थे, मेरी टीम बैठी हुई थी, मैं भी अपने ऑफिस से ब्लास्ट को देख रहा था लाइव टीवी पर। हमारे एसपी साहब, थोड़ा यंग लड़का था तो अंदर से परेशान हो गया था, पैनिक भी हो गया था। उसको लग रहा था कि जहाँ हम खड़े हैं गांधी मैदान में, कहीं यहीं तो नहीं ब्लास्ट हो जाए, और विच वॉज अ पॉसिबिलिटी। उसको हमने कहा कि तुम अकेले नहीं हो, हम हैं, आई एम वॉचिंग इट एंड आई एम लुकिंग एट इट। तो उसको थोड़ा भरोसा हुआ एंड ही हैंडल इट वेल। और फाइनली बाय द टाइम द वीआईपी लेफ्ट, रांची से रिपोर्ट्स आने लगा कि रिकवर्ड हो गया है। तो उसमें कितने सारे अक्यूज्ड पकड़े गए सर? हम लोगों ने थर्ड डे ही ऑर्डर हुआ कि एनआईए को आप हैंडओवर कर दीजिए केस। तो जितना हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया था, वो जो एक इक्विपमेंट सब रांची में रिकवर हुआ हटिया में, वो सब लेके एक्यूज, एक तो डेड हो गया था, एक अलाइव था, और कुछ रांची से अरेस्ट हुए थे, हमको नंबर अब याद नहीं है। आई हैंडेड इट ओवर टू एनआईए एज पर ऑर्डर्स। उसके बाद हमने फिर कभी चेक नहीं किया कि एनआईए ने क्या किया। ट्रायल हुआ, शायद सजा भी हो गई है। उस घटना के बाद मोदी जी का क्या रिएक्शन था, उस दिन का या उसके बाद का? हमारा कोई संपर्क हुआ नहीं, क्योंकि उनको इस बात का तो अंदाजा हो गया होगा कि ये सीरियल ब्लास्ट का मामला है, क्योंकि आई गेस सभा के पहले ही स्टेशन पर ब्लास्ट हुआ था।
सही है। तो किसी को भी समझ में आ जाएगा, वहाँ ब्लास्ट जो हो रहा था वो सीरियस अफेयर था। एज ए ऑडियंस हम लोग जब टीवी पे उनका भाषण देख रहे थे घर में बैठे, तो जब ब्लास्ट हुआ तो ये लगा कि किसी ने किसी तरीके का कुछ मजाक किया है, क्योंकि मोदी जी बहुत ही प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट थे वो। उनके सभा में इस तरह का घटने का एक्सपेक्टेशन कोई भी नहीं कर सकता था। कभी कभार छोटा मोटा कुछ कुछ इंसिडेंट होता है जिसको लगता है कि हाँ कोई भी ये कर सकता है, बट सीरियल ब्लास्ट को तो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आप लोग के लिए भी वो बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा वो। नटशेल में अगर आप पूछिएगा तो इट वाज अ फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ अस टू हैव नॉट टू हैव स्टॉप दिस। हम उसको रोक नहीं पाए थे, तो ये तो फेलियर था। बट हमने डिटेक्ट कर लिया विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, दैट वाज डेफिनेटली क्रिएटिबल। और इसकी इनपुट थी पहले से आप लोग के पास? इनपुट टिपिकल टाइप का था, जनरलाइज्ड वे में कि हो सकता है। ऐसा। वो तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट, आप अंग्रेजी लिखना आता है वो तो लिख दे सकते हैं। और ये बहुत कॉमन है, कोई भी वीवीआईपी अगर मूवमेंट कर रहे हैं तो आते उनके ही लिए तो होते सेंसिटिव ही होता है, तो वो एक इंटेलिजेंस का इनपुट आता है, बट वो एवरेज वेग टाइप का रहता है। कभी कभी बहुत स्ट्रॉन्ग इनपुट्स आता है, और आता है तो बढ़िया आता है। सुपर 30 की शुरुआत करने का आपका आइडिया कैसे आया, कैसे स्टार्ट किया आपने, और आगे जाके फिर आप आनंद सर के साथ फिर आप अलग भी हो जाते हैं, क्या था सर वो सारा चीज? फर्स्ट स्टेटमेंट कोई बहुत ग्रैंडियोज आइडिया नहीं था। ओके। ऐसा नहीं था कि मेरे पास एक बहुत वृहत प्लान था और हम चले थे। बहुत सिंपल था कि गरीब बच्चों को थोड़ा मदद कर दिया जाए तो कुछ फ़ायदा हो जाएगा। नथिंग बिग एंड ग्रेट अबाउट इट। बट जैसे जैसे समय बीतता गया तो लगा कि ये बड़ी चीज़ हो सकती है। मीडिया गॉट इंटरेस्टेड। हमने इनफैक्ट 3 साल के बाद मीडिया का, वो भी इंटरनेशनल लेवल की मीडिया पहुंच गई। नॉर्मली नहीं आती। अब जैसे गार्डियन, यूके का, लंदन से गार्डियन जो आता है, और इस तरह के टीवी चैनल्स, देशी टीवी चैनल जो प्रोफेशनली बहुत हाई हैं। डिस्कवरी फॉर एग्जांपल, डिस्कवरी इज अ बिग चैनल। तो वो चले आए। बट उनका आने का कारण क्या बना? वही उनको तो हम क्या बता रहे हैं डिफरेंट लगा? हम। इट स्ट्रक मी कि ठीक है, ऐसा थोड़ा ही है कि ऑल इंडिया रैंक 1 आ रहा है। ऑल इंडिया रैंक साधारण होता था, और फिर भी डिस्कवरी चैनल चला आ रहा है। तो हमने इनवाइट तो किया नहीं था, अपने से लोग आ रहे थे। द फर्स्ट कॉल आई गॉट वाज फ्रॉम लंदन। आई एम टॉकिंग फ्रॉम डिस्कवरी चैनल। मैं उस समय एडीजी था। तो आई गॉट क्यूरियस कि लोगों को क्या इंटरेस्ट हो गया। तो उसके लिए हमने जर्नलिज्म की किताबें पढ़ी कि ओके। है क्या। तो एक सेंटेंस आप लोगों का है, When a man bites a dog, it is news. But when a dog bites a man, it is not news. तो हमको ये स्ट्राइक किया, ये एक मैथमेटिक्स टीचर अगर मैथमेटिक्स पढ़ा करके कुछ रिजल्ट आ रहा है, ये कोई न्यूज़ नहीं है। दैट इज वो जनरल। उसका अपना प्रोफेशन है, कर रहा है तो आ रहा है। बट ए IPS ऑफिसर इज टीचिंग फिजिक्स फॉर IIT, ये न्यूज़ है, क्योंकि ये मैन बाइट्स अ डॉग वाला पार्ट हो गया। तो ये चला 2-3 साल तक, और बढ़िया लेवल पे लोग आए, इंटरनेशनल लेवल पर, अल जजीरा, डिस्कवरी। उसके बाद ये चैनल्स फॉलो अप करते हैं। नॉर्मली दीज चैनल्स फॉलो अप विद देयर स्टोरीज। फॉलो अप में कोई नहीं आ रहा था। बाय देन आई हैड लेफ्ट। हम सज्जन से अलग हो करके आई हैड ऑलमोस्ट डिसाइडेड कि अब हमको नहीं करना है सब। तो ये क्वेश्चन उठा है मेरे मन में कि उस समय क्यों आया और अब क्यों नहीं आ रहा है, और रीज़न यही था। उसके बाद जो भी हुआ है वो सब लोकल चैनल्स, दिल्ली में जो बेस्ड हैं या कहीं और
आ रहे हैं, जा रहे हैं, कर रहे हैं। बट आप गौर कीजिएगा 2007-8 के बाद कोई इंटरनेशनल चैनल नहीं आया। तो क्या हुआ? और रिजल्ट ऐसा नहीं था कि उस समय हो रहे थे और अब नहीं हो रहे हैं। उस समय भी हुए, अच्छा बुरा, और आज भी अच्छा बुरा हो ही रहे हैं। सुपर 30 मूवी देखी है आपने? नहीं। उसमें जहाँ तक हम लोग जानते थे, चूँकि हम लोग भी स्टूडेंट रहे हैं साइंस का, हम लोग भी केसी सिन्हा सर और एच.सी. वर्मा सर की किताबें पढ़ कर के उसके बाद ये रहता था कि उनकी किताबें पढ़ें, आपका गाइडेंस मिल जाए तो हम लोग के लिए वो वरदान के बराबर था। तो जब सुपर 30 मूवी हम देख रहे थे तो हमारा ये एक्सपेक्टेशन था, क्योंकि हम ये जानते थे कि आप आनंद सर दोनों मिल करके आपने सुपर 30 स्टार्ट किया था। आपका कहीं न कहीं वहाँ पर कुछ रोल दिखेगा, बट वो दिखा नहीं कहीं। आप इस चीज़ को कैसे आप देखते हैं? नॉट वेरी सरप्राइज्ड। ओके, सो सरप्राइजिंग तो नहीं लगा। इट वाज़ वेरी ऑब्वियस फॉर यू? ऑब्वियसली क्योंकि हमारे लिए वो था, वो की एलिमेंट कि आप कहीं नज़र आएँगे। सिनेमा बनाने वाले लोग एक वर्ड यूज करते हैं, क्रिएटिविटी। जी। स्टोरी कुछ रहेगी, थोड़ा चेंज करेंगे तो जो बिकेगा वो कोई डॉक्यूमेंट्री तो बना नहीं रहे। इसी बात को लेके सर मैं कहना चाहूँगा उस मूवी में कि जिस तरीके से आनंद सर का ही परसेप्शन दिखाया गया हो, उनका जो ड्रेसिंग स्टाइल था या वो जिस तरीके के जगहों पर वो पढ़ा रहे हैं या जिस तरीके के एनवायरनमेंट में वो रह रहे हैं, वो ऐसा लग रहा था कि वो एकदम गरीब हैं, उनका एकदम मतलब कोई लेवल नहीं है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का लेवल नहीं है, बट ऐसा तो रियलिटी में नहीं था। वो वही वाली बात है कि वो क्रिएटिव लिबर्टी लेते हुए सिनेमा वालों ने इतना उस रोल को फैंटिसाइज कर दिया कि हाँ, एक बहुत गरीब आदमी ने स्टार्ट किया और उस तरीके से वो सुपर 30 एक बन के निकल करके आया। मतलब जो अक्सर देखते हैं हम, बिहार को इतना डिग्रेड कर दिया जाता है, बिहारी अगर बोलेंगे तो एकदम बिहारी टोन में बोलेंगे, ऐसा तो होता नहीं सर। हम और आप भी बिहार से हैं, हम लोग तो बहुत नॉर्मल बात करते हैं। आई विल नॉट वांट टू कमेंट बिकॉज हमको आइडिया नहीं है। वो जो प्रोडक्शन टीम उनकी थी, हमारी मुलाकात 1 सेकंड के लिए भी नहीं हुई है। कोई, आप अगर गौर कीजिएगा तो उस पूरे मूवी में जो सुना है हमने देखा तो नहीं है। उस पूरे मूवी में जहाँ पर वो पढ़ाई होती थी सुपर 30 की, जी। उसका एक भी शॉट नहीं है। नहीं है सर। आपने अगर देखा, हमने तो नहीं देखा है, मैंने लोगों देखा से है। हमने पूछा है, तो वो जो जगह थी वहाँ का एक भी शॉट नहीं है। एटलीस्ट एक शॉट तो डिजर्व करता था बिल्कुल। वो प्लेस। उस मोहल्ले का में एक्टिविटी होती थी, बच्चे रहते थे वहीं हॉस्टल में, नथिंग वाज शोन। इनफैक्ट बिहार से शायद शूटिंग ही नहीं हुई, नहीं हुई है। बनारस एंड अदर प्लेसेस में हुई। दैट मेड इट वेरी ऑब्वियस कि बिहार को इग्नोर कर दिया गया उसको। बहुत फैब्रिकेटेड लगता है जब भी बिहार को प्रोजेक्ट किया जाता है मूवीज में, तो बहुत ज्यादा फैब्रिकेटेड वो नजर आता है। That is for them to decide, producers to decide, directors बट to एज अ decide. बिहारी हम लोग के लिए वो बहुत पेनफुल होता है जब हम लोग देखते हैं कि हमारे स्टेट को अगर रिप्रेजेंट किया जा रहा है किसी भी मामले में, चाहे यहाँ की कहानी सुनाकर या इस जगह के एग्जाम्पल को, इस जगह का एग्जाम्पल लेते हुए, लेकिन जिस तरीके से वो प्रोजेक्ट करते हैं ना, वो इतना डाउनग्रेड कर देते हैं कि खुद ब खुद हम लोग के अंदर डीमोटिवेशन आ जाता है। क्या हमारा लेवल ऐसा ही है कि लोगों को हम ऐसे ही दिखना पसंद करते होते हैं? अभी आप सुपर 30 चलाते हैं सर? हाँ, मेरे नाम से एक है, जहाँ हम रहते हैं उसके बगल ही में 5 मिनट का रास्ता है। तो वो एक्टिविटी हमारी प्रतिदिन की है, संडे हो, मंडे हो, आप अभी हॉलीडे हो। पढ़ाते हैं वहाँ? यस, एवरीडे 3 आवर्स मेरा फिक्स टाइम है, 7 बजे सुबह से 10 बजे दिन तक। और उसमें 30 बच्चे हैं, उन्हीं को 30 पढ़ाते हैं हमको या? मिलते नहीं हैं। जी। 30 से कम रहता है, हमेशा ही कम रहता है। चूँकि हम कोशिश करते हैं 30 लेने का, जो मेरा स्टैंडर्ड है उसमें मिलता नहीं। सर आपका एक टेडिक्स में आपने एक कोट
आपका है कि वन हु डज नॉट गिव द राइट आंसर बट कीप आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। सही है। सर इसका क्या कॉन्टेक्स्ट था और थोड़ा इसके बारे में बताइए कि आपने ऐसा क्यों कहा? टीचर मैं था नहीं, कभी नहीं था। जी। प्रोफेशनली मैंने कभी पढ़ाया नहीं। ट्रेनिंग से मैं टीचर नहीं हूँ, ट्रेनिंग से पक्का पुलिसमैन हूँ और थोड़ा थियोरेटिकल फिजिक्स की ट्रेनिंग है। एक घटना ऐसी हुई थी कि क्लास 1 में मेरे पुत्र पढ़ रहे थे सेंट माइकल्स में। तो एक दिन घर लौट कर के आए तो उनको 0 आउट ऑफ 10 था मैथ अरिथमेटिक के क्लास टेस्ट में, और क्वेश्चंस था मल्टीप्लिकेशन का। ओके। 4 इंटू 7, 8 इंटू 8, इस टाइप का 10 क्वेश्चन था, और उससे एक्सपेक्टेड था कि वो आंसर करे, एंड ही गॉट अ 0। तो युद्ध होना शुरू हो गया कि पढ़ते नहीं हैं। उसने कहा कि मिस बोलती है टेबल्स लर्न करना होगा, एंड आई विल नॉट लर्न। याद नहीं करना चाहता। तो आई आस्क्ड हिम कि तुम नंबर्स समझते हो? तो बोला हाँ समझते हैं। आई आस्क्ड हिम कि सबसे बड़ा नंबर कौन होता है, और ये क्वेश्चन क्यों आया नहीं जानते हैं, अनायास है। थोड़ी देर सोचा उसने, करीब आधा मिनट, और उसने कहा कि आप बहुत बेवकूफ़ बना रहे हैं हमको, ऐसा कोई नंबर होता ही नहीं है। बट ही डिडंट से इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी बोला रहता तो आई वुड हैव टेकन इट एज गार्बेज इन गार्बेज आउट। बट उसने कहा नहीं इन्फिनिटी, उसने कहा नहीं हो सकता है। एंड देन आई आस्क्ड हिम क्यों नहीं हो सकता है? तो उसने कहा कि अगर आप हमको ऐसा कोई नंबर दीजिएगा तो मैं +1 कर दूंगा। देन आई रियलाइज यही समय था जब ये सेंटेंस मेरे मन में आया। हमने उसको आंसर नहीं बताया था। आई आस्क्ड हिम द राइट क्वेश्चंस विच मेड हिम कम टू नो कि इन्फिनिटी होता क्या है, और बिना जाने हुए वर्ड नहीं जानता था। तो टीचर का काम ही यही है कि उसको सही जगह पहुंचा दो, सवाल पूछ पूछ के। वही बढ़िया टीचर, क्योंकि आप अपने ज्ञान को ट्रांसफर नहीं कर सकते। मुख्य किसी शिक्षक के दिमाग में कुछ ज्ञान है, उसको निकालो और शिष्य के दिमाग में प्लांट कर दो, नहीं होगा। सो अ क्वेश्चन इज द बेस्ट आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन की। बट वो क्वेश्चन हैफेजर्ड नहीं होना चाहिए। वो पॉइंटेडली होना चाहिए टुवर्ड्स द आंसर, नॉट गिविंग द राइट आंसर। बिहार में आपको सबसे ज्यादा चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या लगता है कि यहाँ पर क्या है बिहार में? बिहार का सबसे बड़ा चैलेंज है इट्स एजुकेशन सिस्टम, जो पढ़ने के लिए प्रेरित ही नहीं करता है किसी को। और बिहार का एजुकेशन सिस्टम अगर कुछ दे रहा है तो पॉवर्टी इरेडिकेशन का एक जरिया बन सकता है, एक नौकरी दे सकता है, सोचने वाला व्यक्ति नहीं पैदा कर सकता है। आपको क्या लगता है क्या चेंज करना चाहिए और कैसे चेंज करना चाहिए? फ्री थिंकिंग इंडिविजुअल्स पैदा करना होगा। ज्ञानवान व्यक्ति जरूरत नहीं है, उसके थिंकिंग एबिलिटीज़ को डेवलप करना होगा। आर्ग्यूमेंट करने की शक्ति उसकी बढ़नी चाहिए। उसको इसलिए नहीं डांटा जाए कि वो सवाल पूछ रहा है, सवाल पूछने की छूट होनी चाहिए उसको। और ये इंटरैक्टिव लर्निंग से ही आ सकता हाँ, है? इंटरैक्टिव। टीचर्स का काम ही वही है, इंटरैक्शन करना। तो इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, क्या रिफॉर्म लाना चाहिए एजुकेशन पॉलिसी में या एजुकेशन सिस्टम में? एजुकेशन में आप अगर गौर कीजिएगा तो सिवाय बिल्डिंग बनाने के, कमरा बना दो, बिल्डिंग बना दो, पानी पहुंचा दो, दैट इज ऑल। साइकिल दे दो। लेकिन फिर भी यहाँ से बहुत सारे आईएएस, आईपीएस, आईआईटीएंस निकलते हैं। यहाँ से नहीं निकले हैं। आप जितना लेंगे वो सब 7th 8th में छोड़ के चले गए हैं और दिल्ली में जा कर के पढ़ रहे हैं।
हमारे समय में तो दिल्ली में लोग कॉलेज में पढ़ते थे, अब जी। तो स्कूल में भी जाके पढ़ रहे हैं। अगर आप आज के बिहार को और 80s के बिहार को अगर आप देखते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं, तो आपको क्या अच्छा और या क्या बुरा लगता है बिहार के बारे में? मीन्स क्या अच्छी अच्छी चीज़ें हुई हैं और क्या-क्या बुरी चीज़ें हो रही हैं जिनको ठीक करने की ज़रूरत है? झूठ का माहौल बहुत बड़ा हो गया है। चारों तरफ स्कैम्स, फ्रॉड्स, झूठ। तो सडनली लगने लगा है कि कहीं हम लोग गर्त में तो नहीं हैं। किसको विश्वास करें? कहाँ विश्वास करें? क्यों करें? एवरीवन हू कीप्स प्रॉमिसिंग सीम्स टू बी अ लाई। सर बट ये प्रॉब्लम सिर्फ़ बिहार की तो नहीं है, ये नहीं, ज़्यादा जगह में नहीं है ऐसा। और यहाँ के लोग जो हैं वो थोड़ा ज़्यादा गलिबल हो गए हैं। मान लेते हैं कि ये आदमी सही है तो बहुत वर्षों तक उसको मानते ही रहते हैं। हमको तो लगता है कि 5 साल में अगर शिफ्ट करते रहें तो तो चीज़ें थोड़ी ठीक ज़्यादा हो। बेटर हो जाएगा। 80s में ये नहीं था, बट 80s में तो कुछ रहा होगा जो अच्छा नहीं था उस वक़्त? सिस्टम्स चलता था। 80s की बात करें, 70s की बात करें तो सिस्टम्स चलता था। अभी जैसे है कि पब्लिक डोमेन में कोई बहुत बड़ा स्कैंडल आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हो गया, अच्छा बोल दिया, वो तो बोलेगा ही। अब हो सकता है इतना बड़ा स्कैंडल है। उस समय लोक लज्जा जिसको कहते हैं वो था। हुँ। आज लोक लज्जा है ही नहीं। बिहार का की पॉलिटिकल सिचुएशन कुछ हद तक इसके लिए ज़िम्मेवार है? गलिबिलिटी है। लोग मान लेते हैं कि अच्छा ये तो हो जाएगा, हो ही रहा है, क्या करें? बिहार प्लेज़ अ मेजर रोल इन दी पॉलिटिकल सिस्टम अगर हम बात करते हैं तो, चाहे वो सेंट्रल का ही हो, बट फिर भी इतना नेग्लेक्ट क्यों किया जाता है बिहार को? क्यों इतना पिछड़ा राज्य बन के रहा है आप बिहार? अपने से कुछ करने को तैयार ही नहीं। आप मतलब आम आदमी, सुन लिया, आराम किया। क्या करना चाहिए लोग? रिएक्ट तो करना ही पड़ेगा। और रिएक्शन का भी तो सबसे बड़ा मीडियम सोशल मीडिया हो गया है। सोशल मीडिया में ही आप आइए और कम से कम ये तो कीजिए कि अगली बार वोट मत दीजिए। वोट नहीं देना सॉल्यूशन है सर? क्यों नहीं? उस सज्जन को लगना तो चाहिए कि हम हार जा सकते हैं। कास्टिज़्म इतना हावी क्यों है सर बिहार में? टू कॉम्प्लेक्स एन इशू। कास्ट के लोग जो हैं वो रॉबिन हुड वाला इमेज क्रिएट कर लेते हैं। उनका उसका रिज़ल्ट उनको मिल जाता है। जस्टिस मिलना चाहिए सिस्टम से। वो जस्टिस अगर नहीं मिला या बहुत विलम्ब से मिला, तो जो आपके कास्ट का आदमी है, रॉबिन हुड है, वो हुँ, दे देता है जस्टिस, तो आपको लगता है कि यही बढ़िया आदमी है। हुँ। तो क्या ये फेल्योर ऑफ क्या उसको जुडिशियरी नहीं बोलेंगे कि आप इतना लेट करते हैं? नहीं, फेलियर तो है ही है। जस्टिस नॉट डिलीवर्ड इन टाइम इज़ अ फेलियर ऑफ जस्टिस। आपने लालू यादव का दौर देखा, आपने नीतीश कुमार का दौर देखा। आप कैसे देखते हैं? कौन अच्छे थे? कौन एफिशिएंट ज़्यादा थे? कंपेयर करना बहुत अच्छा नहीं होता है। सरकारें वही अच्छी होती हैं जो लॉ जनरेट कर सकें, हुँ, अच्छा लॉ, और उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। सरकार का काम ही होता है लॉ क्रिएट करना और लॉ को इम्प्लीमेंट करना। तो अभी आपको लगता है कि लॉ नहीं, नहीं, ठीक लॉ है? तो आप अगर गौर कीजिएगा तो असेंबली हो या पार्लियामेंट हो, लॉ बना कौन रहा है? साहब लोग बनाते हैं लॉ। हुँ, और हमारे जो विधायक लोग हैं, ये लोग ऐसे हाथ उठाते हैं। हुँ। तो सिर्फ़ हाथ उठा देने से लॉ थोड़ा ही बनता है। डिबेट तो हमने नहीं देखा है। एक लॉ हमारे यहाँ नया कानून बना है लिकर बैन का। आप इसको कैसे देखते हैं सर? अगेन आपने कहा ना आपको कि क्राइम का संबंध ब्लैक मनी से है। जी, ये बैन भी जो है वो ब्लैक मनी जनरेट कर रहा है। कर रहा है? हाँ, पक्का। जितना इलीगल हुँ, शराब का धंधा हो रहा है वो ब्लैक मनी है। तो आप 2 तरीके से जा रहे हैं, एक तो आपको रेवेन्यू नहीं मिल रहा है, हुँ, दूसरा ब्लैक हुँ, मनी हुँ, जनरेट करा हुँ। रहे हैं।
लिकर बैन तो क्राइम को बढ़ावा दे रहा है। तो इतनी समझ तो यहाँ की गवर्नमेंट को होगी। समझदारी का प्रॉब्लम थोड़ा ही है। प्रॉब्लम कहाँ है सर? वोट वो महिलाओं के वोट के लिए जो उन्होंने ये सूली पे चढ़ा दिया है पूरे स्टेट को। हम इसको सूली पे चढ़ा दिया है इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट एक है जो शायद अभी हम ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं। हम जहाँ पे रहते हैं वहीं की बात हम कर रहे हैं, बगल के लोकेलिटी की बात कर रहे हैं कि जब से लीकर बैन हुआ है तब से ड्राई नशा का आदत बहुत ज्यादा बच्चों में हुआ है। ड्रग्स का सर, हम उसी की ड्रग्स बात कर रहे हैं। तो हैवॉक प्ले कर रहा है। और ये दिख नहीं रहा है लेकिन अंदर ही अंदर पूरे स्टेट नहीं, को दिख खोखला रहा कर है, रहा है। दिख रहा है, पक्का दिख रहा है, पक्का दिख रहा है। छोटा छोटा बच्चा सब कर रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगला जनरेशन बर्बाद हो जाएगा। और इस बात को लेकर के अभी का जो यूथ है, जो हमारे एज ग्रुप के लोग हैं, वो लोग, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि ये क्या कर रहे हैं हमारे चीफ मिनिस्टर, कि इस तरीके के डिसीजन से ठीक है उन्होंने वोट के लिए किया हो या अच्छे के लिए ही किया हो, लेकिन उसका साइड इफेक्ट जो है वो इतना बुरा हो रहा है कि जो आने वाले जनरेशन को खत्म कर देगा। एक समस्या का निदान नहीं हो रहा है, दूसरी समस्या खड़ी हो जा रही है। इसके लिए सर हम लोग कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? कैसे हम सरकार को ये बात कहें, कम्युनिकेट करें कि भाई ये गलत हो रहा है, इसको सही कीजिए? अपनी समाज में अवेयरनेस क्रिएट कीजिए कि ये हो रहा है। तो फीमेल्स को भी बच्चे उनके भी तो हैं। औरतों को केवल समस्या अपने पतियों से नहीं है, अपने बच्चों से भी हो जाती है। और सर उनको अगर परेशानी अपने पतियों से होंगी भी तो वो रातों रात तो खत्म हो नहीं जाएगा। मान लीजिए खत्म हो भी जाएगा तो यू हैव सेव्ड योर हस्बैंड एट द कॉस्ट ऑफ योर चाइल्ड। सर आपको लगता है कि बिहार में शॉर्टेज ऑफ मैन पावर है पुलिस डिपार्टमेंट में? नहीं, अभी तो नहीं है। अभी ठीक है। फिगर हमको नहीं पता है, लेकिन जिस डेफिशिएंसी में हमने काम किया और अच्छा आउटपुट हुआ था जी। उससे ज्यादा ही है, अभी बहुत ज्यादा है। और वो सब सारा मशीनरी, सारी पुलिस फोर्स लगी पड़ी है लीकर के पीछे में कि लॉ एंड ऑर्डर छोड़ दीजिए, आप पहले लीकर पकड़िए। आपको एक डेटा देते हैं, डेटा एग्जैक्टली नहीं है मेरे पास, लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट में पुलिस लाइन हुआ करता था जी। एसपी साहब के अंडर में एक पुलिस लाइन होता था, उसमें डिस्ट्रिक्ट रिजर्व होता था। एक पुलिस लाइन का स्ट्रेंथ यूज्ड टू बी अराउंड 500, 600, 700। पटना जैसे जगह में वो एट बेस्ट 1500, 2000 कांस्टेबल्स होंगे, और वो बहुत होता था। बाद में इतनी संख्या हो गई, ओवरफ्लो करने लगा, 5-5 हजार सिपाही एक जगह हो गए। तो 5,000 सिपाही आर्मी के टर्म्स में आप बात कीजिए तो कितनी कंपनी हो जाती है। उतना कंपनी फोर्स, उसको गोली बारूद, LMG, MMG, पता नहीं कौन कौन जी उसमें मिल जाता है। क्या करेगा आदमी? उसके रिसोर्सेज थोड़ा ओवरफ्लो करने लगा है। तो सर ये इसका कंट्रोल गवर्नमेंट के पास नहीं है कि कितना हमें रिक्रूट करना है? आप स्ट्रेंथ बढ़ा दीजिए। एक आपने आपका एक इनिशिएटिव था जिसमें कि आपने एक्स आर्मी मैन को रिक्रूट किया था पुलिस डिपार्टमेंट में। ये आइडिया कैसे आया और क्यों आया सर आपको? मेरा कोई भी आइडिया वर्कआउट नहीं होता, फ्लैश में आता है। वो वर्कआउट नहीं किया? फ्लैश डिस्कस्ड, एंड जब एक बार हो गया कि हाँ इसको बनाना है तो फिर कैलकुलेशन कुछ कर लिया गया कि इतना पैसा अवेलेबल है। क्योंकि स्ट्रेंथ था नहीं हमारे पास, तो उतना सैलरी नहीं देना पड़ रहा था, तो वो सैलरी का पैसा इधर डाइवर्ट किए। को लगता है कुछ हजार रिक्रूट किए। फ़ायदा ये हुआ कि जिस दिन से रिक्रूट किए उसी दिन से यूज़ होने लगा वो, क्योंकि ट्रेंड। हाँ, वो लोग ऑलरेडी पहले से ट्रेंड थे।
तो ये फ़ायदा किया जब सिस्टम को, तो सिस्टम ने इसको फिर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया आगे? अभी भी है वो। अभी है? यूथ को अगर हम एम्पावर करने के लिए आपसे कुछ आइडिया लेना चाहें, तो क्या हो सकता है? लुक विद इन योर सेल्फ। डोंट चारों तरफ मत देखो कि कौन आएगा, कोई अवतरित होगा और अवतरित होकर के आपकी उंगली पकड़ के आपको चला देगा। आप अपनी शक्ति का एहसास कीजिए, जो अच्छा लगे उसको कर दीजिए। लेकिन उम्मीद लगा के बैठना कि कोई आएगा ऊपर से और वो कुछ कर देगा, कोई नहीं आता है, कोई करता भी नहीं। आपके पास किसी तरह का स्टार्टअप आइडिया आया? किसी यूथ ने लेके आया कि सर हम ये करना चाहते हैं, आपका सपोर्ट चाहिए या आप गाइड कीजिए? लोग आते हैं तो मेरा काम है पढ़ा देना। अपने आप लोग अच्छा-अच्छा आइडियाज़ लेकर के आएँगे, करेंगे। उसमें हम उनको कंट्रीब्यूट थोड़ा ही कर सकते हैं। एनर्जी उनका है, एज़ ए मेंटर आप उनको कुछ गाइड कर सकते हैं। आशीर्वाद दे सकते हैं। आपका आशीर्वाद ही बहुत है सर। स्किल डेवलपमेंट पे हम आपसे बात करना चाहेंगे। अगेन क्योंकि ये स्टार्टअप वाली बात वहीं से निकल कर के आती है कि क्या बिहार में स्किल डेवलपमेंट को और ज़्यादा एम्पावर करने की ज़रूरत है? हमेशा स्किल डेवलपमेंट तो हमेशा ही अच्छी चीज़ होगी। आप अभी तक जो ऑब्जर्वेशन आपका है, आपको क्या लगता है? ठीक है, अभी चल रहा है स्किल डेवलपमेंट का सारा प्रोसेस, सारा मशीनरी यहाँ पर? बड़ा-बड़ा स्कीम है जो एज़ यूजुअल सरकारें बनाती रहती हैं और ध्वस्त होता रहता है। ये जो भी एक्टिविटी की आप बात कर रहे हैं ना, वो सरकारें नहीं कर सकती हैं। इनफैक्ट सरकार इज़ नॉट मेंट टू डू ऑल दिस। ये करेगा समाज। हुँ। मेरी सोच जो है यहीं पर डाइवर्ज कर जाती है। जो भी डेवलपमेंट होगा वो समाज के द्वारा होगा, क्योंकि समस्याएं समाज की हैं और निदान भी समाज ही निकालेगा। सरकारें समस्याएं क्रिएट कर सकती हैं, सॉल्व नहीं कर सकती। लेकिन तब सर एक बात आती है ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस का। ठीक है, अगर आम जनता ने ये डिसाइड किया कि हमें कुछ करना है, हम करेंगे। उनको इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस से गुज़रना होता है कि वो बीच में ही वो थक जाते हैं। तो तब तो वहाँ गवर्नमेंट का आता है रोल कि आप उसको सिम्प्लीफाई कर दीजिए। इसीलिए तो कह रहे हैं कि समाज चाहे तो अपने से कर लेगा और किसी सरकार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब गांधीयन वे जो है, जी। जिसमें कानून बना था ना, नमक नहीं आप बना हुँ। सकते हैं। तो गांधी जी ने कहा कि आप अपना कानून रखिए अपने पास और हम लोग बनाएँगे। तो उन्होंने बना दिया, हुँ। तो वो गांधी जी हो गए। आज की भी वही स्थिति है, अगर कोई एक पर्टिकुलर काम करने से समाज का फ़ायदा है और कानून में पेंच लगा दिया गया है, देन इट इज़ फॉर द यूथ टू से कि हमको नहीं मानना है, आप रखिए अपने पास। क्या ये पॉसिबल है? इल्लीगल काम कीजिएगा तो नहीं है। नहीं, इलीगल काम नहीं, लीगल इल्लीगल मतलब ग्रॉसली इल्लीगल है, जब मर्डर कर देना तो नहीं आप कर सकते हैं। लेकिन आप कहिएगा कि नहीं तुमको इतने प्रोसेस के थ्रू गुज़रना होगा, रजिस्टर कराओ, वैल्यू बताओ, हुँ। परेशान कीजिएगा तो नहीं करेंगे। और होता भी बेसिकली वही है सर। जैसे अगर किसी का कोई स्टार्टअप आइडिया है, किसी का इंजीनियरिंग दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है, उसको बैलेंस शीट समझ में नहीं आएगा और वो सीए भी नहीं हायर कर सकता इनिशियल स्टेज में कि वो उसके लिए बैलेंस शीट तैयार कर दे। तो ये एक बहुत बड़ा है लूपहोल, हम लोगों ने भी फेस किया है। हम लोगों ने जब अपनी अपनी कंपनी स्टार्ट कर रहे थे तो इतने सारे कॉम्प्लायंसेस होते हैं कि वो यूज़लेस था हमारे लिए। आज तक कभी भी उस सिवाय बैंक अकाउंट खोलने के कभी भी यूज़ एक नहीं ही हुआ चीज़ उस है ना कि डॉक्यूमेंट का। आपका टैक्स नहीं मारा जाना चाहिए। हुँ, सरकार का जो टैक्स है वो तो आपको देना होगा। बिल्कुल। आप दे दीजिए और रेस्ट में कहिए कि ठीक है हमसे गलती हो गई, आपको जो करना है कीजिए। सर जितनी सिंपलिसिटी के साथ आप बोल रहे हैं उतनी सिंपलिसिटी के साथ होता नहीं है। नहीं होता है इसलिए कि आप परेशान हैं, आप डरे हुए हैं। तय कर लीजिए कि जो हमको नहीं आता है वो नहीं करेंगे, लेकिन जो आम जन के लिए फ़ायदे की चीज़ है वो करेंगे। आपकी तरफ से कोई मैसेज यूथ के लिए, बिहार के यूथ के लिए? एग्ज़ैक्टली वही कि आपकी शक्ति आपके अंदर है। उस शक्ति को ढूँढिए और इम्प्लीमेंट कर दीजिए और ये उम्मीद में मत बैठे रहिए कि कोई आएगा आपके लिए। कोई नहीं आने वाला है। यहाँ पे एक मेंटरशिप इकोसिस्टम बनाने की ज़रूरत है, उन्हीं यूथ के लिए जिनको कि ये सही
तरीका बताए ये या बनाने की आवश्यकता ही नहीं, वो बना हुआ रहता है। समाज में जिसके पास लीडरशिप है, सरकार में नहीं होना चाहिए वो, हम्म, समाज में होगा और वो अपने आप उभरता रहता है नेचुरल प्रोसेस में। उसको अगर सरकार चाहेगी कि हम बना दें, तो कभी नहीं चलेगा और स्वाभाविक रूप से उभर जाएगा तो चलने लगेगा। सर बिहार के 2-3 ऐसे रिसोर्सेज के बारे में बताइए जिनको अभी तक यूटिलाइज नहीं किया है यहाँ की गवर्नमेंट ने या वो एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। 2-3 सेक्टर ऐसा बिहार का। जैसे पर्सनली मुझे लगता है सर कि टूरिज़्म को बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट किया गया है बिहार में। किसको? टूरिज़्म को। मे बी यस। इनफैक्ट एक कॉन्सेप्ट हमने एज एडीजी दिया था मुख्यमंत्री जी को, नक्सल टूरिज्म। ओके, वो क्या है सर? बहुत से एरियाज है बिहार में जो मैसेज उसका है कि ये एरिया नक्सल अफेक्टेड है, यहाँ नहीं जाइए। तो हमको लगा कि तो सबसे अच्छा आइडिया न टूरिज्म को अट्रैक्ट करने का। एज ए स्टेट हम इसको स्पॉन्सर करेंगे कि मगध डिवीजन का ये एरिया जंगल जो है, इसमें आइए, आप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से आइए, आपको दिखाते हैं कि नक्सलिज्म है क्या। इसी को हम सेल कर देंगे, थोड़ा जिम्मा लेंगे। तो हमने अनऑफिशियली कुछ प्रेजेंट भी किया उसको, बट इट डिडंट कैच द इमेजिनेशन ऑफ पीपल। बट इसमें रिस्क इन्वॉल्व नहीं है? रिस्क है तो बिना रिस्क के फायदा कहाँ होता? तो सर कोई अपनी जान जोखिम में डालकर आएगा इसी रिस्क टूरिज्म यही ना होता, पहाड़ पर चढ़ने को लोग तैयार हैं, तो गिरने का भी तो चांस है। और बहुत से लोग एडवेंचर टूरिज्म में आते हैं, तो ये भी एक एडवेंचर टूरिज्म रहेगा। आप कहीं से भी गोली दागा जा सकता है आपके ऊपर। तो वो भी एक एडवेंचर टूरिज्म है। ये एक बढ़िया आइडिया था, इट वाज वर्थ डिस्कसिंग। पॉइंट कंसिडरेबल है सर, सोचेंगे इसके बारे में जरूर। बहुत ही यूनिक एस्पेक्ट निकाल करके आप लाए हैं। बट इसके अलावा, टूरिज्म के अलावा सबसे पहले पढ़ाई होनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई जो है वही गरीबी के निदान का जड़ है, और कुछ नहीं है स्टेट में सिवाय पढ़ाई के। वही अगर नहीं हुआ तो आप हाथ पांव मारते रहिए, कुछ होने वाला नहीं है। और शायद एजुकेशन ही एक कारण है जिसकी वजह से नहीं होने की वजह से बहुत सारे लेबर्स हैं वो यहाँ से निकल के बाहर जाते हैं और वो काम करते हैं और उसको लेकर के एक अलग ही परसेप्शन क्रिएट सही होता है बात है, बिहार के जो लिए। ज़्यादा एज के हो गए हो तो खैर दे हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, बट जो कम एज वाले हैं, हम सुपर 30 में ला के पढ़ा रहे हैं लोगों को। तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास अगर वो नहीं आते यहाँ तो कहीं नहीं रहते। तो એટલે हमको एक खुशी है ना कि साल में 10 ही परिवार ऐसा है जो फर्श से अर्श तक पहुँच गया। एक बार आईआईटी पहुँच जाता है तो चेंज तो हो ही आईआईटी जाता है। का ये लग जाना, स्टैंप ही लग जाना अपने आप में आपको बहुत सारे गेट्स ओपन करता है आपके सही लिए। बात। और खैर आईआईटी की पढ़ाई तो अपने आप में रिमार्केबल है ही, जो आपको एक मतलब वेल इक्विप्ड इंजीनियर बना देता है आपको कि आप किसी भी क्षेत्र में आप जा सकते हैं। अभी तक के आपके पब्लिक सर्विस में आपका सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट अचीवमेंट क्या है सर आपका? बिना दाग के बाहर आ गए। मुश्किल है बहुत। बहुत मुश्किल। 2, 4, 5 इंक्वायरी आपके पीछे नहीं लगा हुआ। अभी के लॉ एंड ऑर्डर को कैसे देखते हैं आप? अब देखते ही नहीं है। सिर्फ पढ़ाने में है। क्यों इंटरेस्टेड होंगे हम? लॉ एंड ऑर्डर देखते देखते थक गए। 4 साल का उम्र था तब से ही पुलिस को देख रहे हैं। मेरे फादर भी डीजी पुलिस रहे, तो मेरी पहली मेमोरी जो है लाइफ की, वो है एसपी चाईबासा का रेसिडेंस। मेरे फादर एसपी थे वहाँ। और चाईबासा उस समय में अपने आप में बहुत जंगल था। तो ठीक है, तो आप इमेजिन कीजिए कि एक ऐसा व्यक्ति हूँ मैं जिसने 4 साल की उम्र से चारों तरफ पुलिस ही देखा है। एक लॉ एंड ऑर्डर को इन्फोर्स करने वाला इंसान और एक मेंटोर, ये दोनों आपके अंदर बसता है। आप कैसे बैलेंस करते हैं दोनों को? दोनों में अंतर हमको दिखा नहीं। लॉ एंड ऑर्डर भी एक प्रॉब्लम है जिसको एक
मॉडल हमने क्रिएट किया था इकोनॉमिक्स का, जी। जो पहले भी आपके आंसर्स में हमने जी। बताया है, वो अप्लाई मैंने किया। मेंटर भी वही काम करता है कि वो प्रॉब्लम लेता है, उसको डिफाइन करता है और तब उसको सॉल्व करने का रास्ता ढूंढता है, जो टैली करना चाहिए विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्सन यू आर मेंटरिंग। दोनों करीब करीब एक ही चीज़ है। आप अभी के जो लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स हैं, इस जनरेशन के जो हैं, उनको आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे या कुछ उनके लिए पीस ऑफ एडवाइस? आईपीएस में अगर आप हैं तो 2 बातें बहुत क्लियरली समझ में आनी चाहिए। यू आर द क्रिएशन ऑफ लॉ। आपकी पूरी उत्पत्ति ही पुलिस एक्ट में होती है, एंड यू हैव टू बी विद इन द बाउंड्स ऑफ लॉ। You are created by law and you have to be within the bounds of law. अगर उससे बाहर जाने का हाथ पांव मारने लगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर और बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके।